सदस्य श्री हेमंत कृष्ण जी, प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य राजीव रंजन मिश्र जी और सभी जनपदों से आए जय दो बार जय भारत, जय हिंद, जय पत्रकार। धन्यवाद रहती हैं। इसी बीच में कुछ उपलब्धियां राधेश्याम जी ने बताई हैं, जिसमें मुख्य रूप से आयुष्मान कार्ड और पत्रकार पेंशन योजना है। लेकिन इस पर आदेश होने के बावजूद अभी उनकी क्रियान्वयन में गति नहीं आई है। वो तो हमने एक जनरल पेंशन का मामला है, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन वो फिर से जो है लंबित है और एक तरह से उस पर कोई प्रगति नहीं हो रही है। तो इस तरह की कुछ मांगों को हमने आज, चूँकि हमारा पत्रकार सम्मेलन है और सभी प्रदेश के सभी जनपदों से लगभग यहाँ हमारे साथी उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी हमारे बीच में रहेंगे, दो मंत्री जी रहेंगे, तो हम उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से। पत्रकारों की समस्याओं के समाधान हेतु मांग पत्र। आदरणीय महोदय, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट उपज के मेरठ में आयोजित प्रांतीय पत्रकार सम्मेलन दिनांक 23/6/2023 के अवसर पर हम उत्तर प्रदेश के पत्रकार आपका ध्यान पत्रकारों की समस्याओं तथा उनके निदान के संबंध में आकृष्ट करना चाहते हैं। प्रदेश का पत्रकार वर्ग श्रमजीवी श्रेणी में आता है तथा समय समय पर आने वाली समस्याओं तथा चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है। हमारी मांग है कि एक पत्रकार पेंशन योजना राज्य में तत्काल लागू की जाए। इसके लिए सरलतम नियमावली बनाई जाए। 60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके राज्य मुख्यालय तथा जनपद स्तरीय पत्रकारों को तत्काल पेंशन उपलब्ध कराई जाए। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लगभग सभी राज्यों में पत्रकार पेंशन योजना लागू है। 2. आपके द्वारा पत्रकारों को सस्ती दर पर राजधानी तथा जनपद मुख्यालयों पर भवन तथा भूखंड उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, उसे तत्काल क्रियान्वित करने के आदेश संबंधित विभागों को दिए जाएं, ताकि पत्रकारों की आवासीय समस्याओं का निदान हो सके। 3. राज्य मुख्यालय की भांति ही जनपद मुख्यालयों पर भी आयुष्मान योजना के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जाए। प्रदेश के कई स्थानों से ज्ञात हुआ है कि पत्रकारों पर समाचार संकलन के दौरान कतिपय व्यक्तियों तथा पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। ऐसे सभी मुकदमों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराई जाए तथा झूठे मुकदमे समाप्त किए जाएं। 5. मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेल में स्थगित किया गया था, इसे अभी तक आरंभ नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार केंद्रीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करके पत्रकारों को रेल यात्रा में मिलने वाली रियायत को पुनः आरंभ कराने का प्रयास करें। 6. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पत्रकार रहना चाहता हूँ आज, और मुझे पिछली बार भी आने का मौका मिला इस कार्यक्रम में, इस बार फिर आप बुला लिए, मूड बदल जाता है। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है और वो निश्चित रूप से चौथा स्तंभ है। देश के सामने, प्रदेश के सामने, समाज के सामने जब विभिन्न चुनौतियाँ खड़ी होती हैं तो राजनीतिक दल, प्रशासन तमाम कुछ कर सकता है, परंतु पत्रकारिता ऐसी है कि पत्रकारों की लेखनी है, उससे जनता उम्मीद ये करती है कि निष्पक्ष होकर काम करेगी। और निष्पक्षता यही नहीं कि मेरे हित की बातें हैं तो ही निष्पक्षता है। निष्पक्षता वो है जो देश के हित की हो और समाज के हित की। उस पर पूरा ध्यान हमें देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से यहाँ युवा हैं, मेरे साथी हैं, जिस तरह से संघर्ष करते हैं, तो मुझे ये बस इतना वर्षा कहना है, बहुत छोटी सी बात मैं कहूँगा कि हर पत्रकार को अपनी लेखनी में कुछ भी करने से पहले अपने हितों को छोड़कर समाज के हित को, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है देश के हित को। जब हम देश के हित को अपने कलम का मेन उद्देश्य बना लेते हैं तो शायद फिर हम कभी गड़बड़ नहीं करते।
और पत्रकारों की चिंता करते हुए हमेशा उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सर्वेश सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राधेश्याम जी, हमारे मेरठ जिले के अध्यक्ष भाई अजय चौधरी जी, ललित ठाकुर जी, विश्वास राणा जी, सावेज खान जी, पवन शर्मा जी, राजू शर्मा जी, अरुण सागर जी, संतोष जी हमारे CFO हैं, आदरणीय हरेंद्र चौधरी जी, पल कुमार जी उपाध्याय जी, आदरणीय गौरव शर्मा जी, साकाल भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे OBC मोर्चे के अध्यक्ष भाई आयुष सफराना जी, मैं सबसे पहले तो मेरठ में एक सफल आयोजन के लिए भाई अजय चौधरी जी और उनकी टीम को बधाई देते हुए जैसा कि सर्वेश जी भाई साहब बता रहे थे, तो प्रिंट मीडिया का जो रोल है, मुझे लगता है कि सबसे विश्वसनीयता के रूप में प्रिंट मीडिया को हम लोग देखते हैं और समाज के प्रमुख स्तंभ के रूप में अपने आप को स्थापित भी किया है, एक पहचान भी है। और हम ये भी देखते हैं कि समय के साथ साथ यदि हम बात करें, पहले हम देखते थे कि समाचार पत्रों के माध्यम से सिर्फ हम खबर सुनते थे, यानी जानकारी मिलती थी कि ये हादसा हुआ है, ये अच्छी खबर है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। यदि हम सेवा के क्षेत्र की बात करें, सामाजिक हितों की बात करें, कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं, यानी भिन्न भिन्न मुद्दों पर यदि हम देखते हैं, कहीं स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है किसी समाचार पत्र के माध्यम से। मैं उन्हें पढ़ रहा था, नियमावली बनाई जाए, 60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके राज्य मुख्यालय तथा जनपद स्तरीय पत्रकारों को तत्काल पेंशन उपलब्ध कराई जाए। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लगभग सभी राज्यों में पत्रकार जानकारी में है। और अमरीश जी भाई साहब भी जिस तरह के हम लोगों की बात हो रही थी, ये सर्वेश जी भाई साहब की जानकारी में होगा कि प्रक्रिया में चल रहा है। दूसरा, जैसे पत्रकारों को सस्ती दर पर राजधानी तथा जनपद मुख्यालयों पर भवन प्लॉट और इस तरह की जो व्यवस्था का है, मुझे लग रहा है कि अलग अलग प्राधिकरणों के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी इस विषय को सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर रहे हैं। उनकी भी जानकारी में है, सर्वेश जी भाई साहब के और इनकी पूरी टीम के माध्यम से उनके संज्ञान में लाया गया। राज्य मुख्यालय की भांति ही जनपद मुख्यालयों पर भी आयुष्मान योजना के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनाने की व्यवस्था की जाए। मुझे लगता है कि इस तरह की योजना शुरू भी हुई है सर्वेश जी वैसे, और ये आयुष्मान कार्ड भाजपा में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हमारे माननीय डिप्टी CM साहब भी खुद भी इस बारे में मैं आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी भाई साहब से बात करूंगा। प्रदेश के कई स्थानों से ज्ञात हुआ है कि पत्रकारों पर समाचार संकलन के दौरान कतिपय व्यक्तियों द्वारा तथा पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। इस विषय को भी मैं देखते हुए उचित जहां आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेल मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली रियायत को स्थगित किया गया था, इसे अभी तक आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि ये केंद्र का विषय है। माननीय अपनी देखिए ये सुझाव, और मैं कहता हूँ आगे भी देखिए, सरकार आप ही की सरकार है। मुझे लगता है हर उस विषय को जो इस प्रदेश के और देश के हित में है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके जो आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आज प्रदेश के अंदर जिस तरह की कानून व्यवस्था सुरक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि हम देखिए प्रदेश का विषय और प्रदेश हमारा अपना है। हम लोगों को ध्यान होगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की गिनती जहां बीमारू राज्य के रूप में होती थी, आज 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। अमरीश त्यागी जी बहुत लंबे समय तक मेरठ में भी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पत्रकारिता बड़ा विषम क्षेत्र है, मुश्किल क्षेत्र है। जैसे DFO साहब ने भी कहा कि आज़ादी से पहले, और जब धाराएं अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती, जब डिक्टेटरशिप होती है, जब
सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, सत्ता निरंकुश हो जाती है, तब उनके प्रतिकूल, उनके विपरीत कलमकार अपनी बात उठा करके जनता की आवाज उन तक और उनकी बात जनता तक पहुंचाने का काम करता है, जनता को जागरूक करने का काम करता है और जनता की बात को ऊपर तक पहुंचाना, चाहे सत्ता हो चाहे अधिकारी हो। अगर पत्रकारिता नहीं हो तो निश्चित रूप से काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, निश्चित रूप से चौथा स्तंभ ही है। क्योंकि हमने कई बार देखा है, हम ही मंत्री होने के नाते, मंत्री से पहले और अन्य सब लोगों को मैंने देखा है, पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं जहां पे अधिकारी के शासन की नजर नहीं जाती, कहां घपला हो रहा है, कहां चीजें खराब हो रही है, कहां पक्षपात हो रहा है, वो सारी चीजें पत्रकार के माध्यम से शासन तक पहुंचती है। कभी कभी विरोध भी शेयर करना पड़ता है। आपने कोई लिखी या चर्चा कर ली तो सीधा सीधा आक्षेप है कि पत्रकार महोदय पैसे मांग रहे हैं, यह आरोपी हमेशा लगता है झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप सही बात लिखने की कोशिश करोगे, सही बात बोलने की कोशिश करोगे तो सामने वाला तिलमिलाएगा, आपसे समझौता करेगा, समझौता नहीं करोगे तो आप आक्षेप लगाएगा। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो लोग विचलित हो जाएंगे, समझौता कर लेंगे, वो वही टूट जाएंगे, वही खत्म हो जाएंगे। पर अगर उससे आप निकल गए, उसको आपने फेस कर लिया, तो आप निखर करके सारी दुनिया बचा जाओगे। आज सोशल मीडिया का मामला ऐसा है कि आप केवल एक समाचार, आप किसी साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक हो सकते हैं, आप किसी दैनिक बहुत छोटे समाचार पत्र के जिसके बारे में टिप्पणी होती है 4-6 कॉपी छापता है, इसके बारे में पढ़ता कौन है? अगर आप खिलाफी लिख दोगे तो सामने वाला इसके बारे में पढ़ता कौन है? ये तो वैसी। पर सोशल मीडिया ग्रुप आजकल सिस्टम ऐसा है कि आपने सोशल मीडिया पे डाला, उसकी रीच देश ही नहीं विदेश तक भी है। तो इसलिए अब कोई चीज छोटी नहीं बची। अगर वो पढ़ने लायक सामग्री है तो लोग उसको पढ़ते हैं, अगर उसमें तथ्य है तो तथ्य भी नजर आना चाहिए। ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष मेरा मित्र एक और भी है कि कुछ लोग इस व्यवसाय तो ना कहिए पर मिशन को गंदा रखा, छोटे छोटे व्यक्ति के स्वार्थ में, छोटे छोटे लालच में कोई एक व्यक्ति को भी पकड़ा जाता है किसी गंदे काम में तो पूरी पत्रकार जगत बदनाम होता है। तो ऐसे लोग, जैसे मान लो ये उपज आपकी संस्था है, तो बहुत सारे आपके मेंबर हैं, आपको तक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है तो ऐसे व्यक्ति को कानपुर के बाहर करिए। एक व्यक्ति कम हो जाए इससे हो नहीं पड़ता। पर संस्था पवित्र रहनी चाहिए, आपकी पहचान बननी चाहिए कि उपज का कोई व्यक्ति है तो निष्ठावान भी है, ईमानदार भी है, वो परिश्रमी भी है और अपने मिशन के प्रति जागरूक भी है। और मैं आपको बताऊं कि जब खराब लिखने की जरूरत नहीं है, सच्ची खबरें ही इतनी है, अगर सच्चाई आएगा जनता को दिखाते रहो तो निगेटिविटी की जरूरत नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ इतनी चीजें हैं। सच्चाई में इतनी खराबियां हैं कि अगर वही जनता को पता लग जाए तो लोग पता लगे हाँ यूज कर रहे हैं। और भाई देखो, मुश्किल तो ये चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई नौकरी का क्षेत्र हो, और फिर चाहे पत्रकारिता हो, प्रतिस्पर्धा सब जगह है, कंपटीशन सब जगह है। अपनी पहचान हमारी कैसे बने, वो कंस्ट्रक्टिव काम करके बनती है। 4 अधिकारी से बैठ के चाय पी ली, गपशप हो गया, हमारी दोस्ती हो गई, उससे एक आध हमने ट्रांसफर करा लिया, एक आध हमारा काम हो गया, इतने तक पत्रकारिता सीमित नहीं रहनी चाहिए। पत्रकारिता का मतलब जब आप अपने काम पे बैठे, कलम लेकर के बैठेंगे, उसमें ईमानदारी बख्शेंगे, व्यक्तिगत जीवन आप चाय पीजिए, मस्ती करिए, पिकनिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कलमकार के रूप में आप कलम लेकर बैठते हैं तो कलम भी एक न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखनी चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आपकी आत्मा किसी काम को समर्थन करेगी कि नहीं मैं ठीक करूँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्या है यार, मतलब तो कोई नहीं मार सकता। और योगी आदित्यनाथ सरकार है, कौन आगे निकाल सकता है, फिर संगठन आपके पास है, कौन आपको धमका सकता है। पर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। सिस्टम में मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद पत्रकारिता का सम्मान भी बढ़ा है, पत्रकारों का भी सम्मान बढ़ा है, समाचार पत्रों का भी सम्मान बढ़ा है। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं अभी गड़बड़ है। उन सबको मिलकर, चाहे इस पक्ष के लोग बैठे हों, चाहे सामने के लोग बैठे हों,
सबको मिलकर ठीक करना है। न्याय के लिए जो गरीब व्यक्ति है उसके अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी जहाँ सत्ता की है। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस में कितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उस समय उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर है उसमें 3 निशान, 3 संविधान और 3 प्रधान नहीं होंगे। कितना मुश्किल काम था। एक साधारण व्यक्ति जाकर के कश्मीर में और वो उसको सीमा उल्लंघन करके वहां घुस जाए, घुस गया तो गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी तो होगी बच्ची होगी। तो सुनने में आज हमको अच्छा लगता है क्योंकि सत्ता में, पर आप कल्पना करिए कितना मुश्किल काम रहा हो। उस सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जनता तक बातें पहुंची, उसको हम सब लोगों ने अंगीकार किया, पत्रकार ने उसका समर्थन किया। आज कश्मीर से धारा 370 हटी, उसमें आपका भी योगदान है। तो लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं, जब लड़ाइयां होती उसका परिणाम भी आता। एक मिशन लेकर के गरीब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, नहीं पहुंची, बीच में रुक जाती है। बहुत कुछ पहुंची है, प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई, बिल्कुल गरीब तक पहुंच रही है, फिर भी कुछ ना कुछ देर से भी लगे हैं, उन सबको हमको हटाना है। ऐसे व्यक्ति को आपको छोटे छोटे नीचे स्तर पर जो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है उसके पर टॉकिए, कहिए, लिखिए, उसके बाद पहुंचाइए, अधिकारी से प्रश्न करिए, सत्ता से प्रश्न करिए। जब आंखों में आगे डाल के प्रश्न करोगे तो सच्ची बात आपके सामने भी आएगी और जनता के सामने जाएगी।